मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि कल तो करना चाहूंगा कि देखिए, ये जो संसार के अंदर जितने समझदार लोग ज्यादा होते हैं ना, उसमें कॉपरेशन की भावना उतनी कम होती है। आप समझेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग संशय का शिकार होते हैं, और कम समझदार लोगों में संशय की बीमारी नहीं होती। आवाज गई आपकी? श्याम सुंदर साहब अभी तक नहीं जुड़ पाए क्या? जी सर, मैं अनम्यूट करती हूँ आपको, एक मिनट। मैडम, एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल, यस। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सेक्रेटरी, मैं थोड़ा खेद के लिए क्षमा चाहूंगा, नेट में प्रॉब्लम आ गई थी। मैं इस कॉपरेशन की हिस्ट्री शुरू कर रहा था। मेरा कहने का शुरुआत यहां से थी कि इस दुनिया के सबसे पहले जो कॉपरेशन को समझने वाले तथागत बुद्ध थे। तथागत बुद्ध ने ये बहुत पहले जान लिया था कि जो कॉपरेशन जो है कास्ट का एंटी है, या कास्ट का डिकास्ट करने की क्षमता रखने वाला एक साधन है। इसीलिए उन्होंने संघ की व्यवस्था को लागू किया था। दुनिया में पहली बार उन्होंने इस कॉपरेशन को लागू किया अपने संघ के माध्यम से। उसके बाद में धीमे धीमे ये ब्राह्मणवादियों द्वारा संघ के स्थापना को खत्म किया गया, कॉपरेशन को खंड खंड किया गया, और धीमे धीमे इस कॉपरेशन का लोप हो गया। लेकिन सबसे पहले जब हमारे इंग्लैंड में 1833 में एक अकाल पड़ा, तो सबसे पहले जो कॉपरेशन की भावना वहां पर लेबर सोसाइटीज बना करके, लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना करके उस अकाल का सामना किया उन लोगों ने, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। 1833 में 1833 टू 34 तक 2 साल वहां बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसको सामना उन्होंने लेबर सोसाइटी बना करके किया। उसके बाद में 1883 में इंडिया में भी ड्रॉट पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में, और यहां लगभग हमारा भारत 5 साल उस अकाल से ग्रस्त रहा। और उसके समय पर भी हमारे लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके उस अकाल का सामना किया। और इस तरह वो 1888 तक जब चला, तो ये भावना पूरे दुनिया में फैली, और धीमे धीमे 1895 में पहली बार ये एक लीगल रूप में कॉपरेशन की भावना पूरे विश्व में पैदा हुई। और 19 अगस्त 1895 को आईसीए की स्थापना हुई, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की। 19 अगस्त 1895 को जब ये 19 अगस्त 1895 हो गई, फिर भी ये कॉपरेशन जो है ना पूरे विश्व में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि अधिकांशतः जो हमारी गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव सोच वाली थी, और पूरे देशों में ज्यादातर राजतंत्र ही उस समय कामयाब था, और राजतंत्र में कॉपरेशन को वो लोग थोड़ा प्रोत्साहन नहीं देते। तो धीमे धीमे इतिहास चलता गया। लेकिन 1904 में पहली बार इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया, जो 1905 से लागू हुआ। उसके बाद 1912 में इसमें एक अमेंडमेंट उन्होंने
कोऑपरेटिव अमेंडमेंट जो सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट पास किया और 1912 में इस तरह करके उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उस कॉर्पोरेशन को फिर लागू किया गया। उसके बाद धीमे धीमे चलता रहा। मैंने बताया ना कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की वजह से कॉर्पोरेशन मूवमेंट ज्यादा सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस 1895 के ठीक 100 साल बाद यानी 1995 में आईसीए ने ऐसा महसूस किया कि एक इंटरनेशनली एक इसकी डेफिनेशन बनाई जाए और इस समस्त पूरे विश्व में इस कॉर्पोरेशन की विचारधारा को लागू किया जाए। इससे पहले भी ये हमारे कई मतलब विद्वान लोग हमारे, जिसमें एच कॉलबर्ट हैं, माइकल अर्गले हैं और लैम्बर्ट हैं, ये कई लोग कॉर्पोरेशन की परिभाषा दे चुके थे। लेकिन जो 1995 में आईसीए ने जो डेफिनेशन दी वो एक सर्वमान्य परिभाषा बनी और उसके बाद ये कॉर्पोरेशन जो है ना पूरे विश्व में लागू हो गया। और इसी कंटिन्यूएशन में 2009 में इन्होंने आईसीए ने एक मीट किया और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि सारे विश्व में जो है ना 2010 ईयर को एक कोऑपरेटिव ईयर के रूप में मनाया जाए। तो आईसीए ने सभी देशों को इसको मनाने के लिए विवश किया और समस्त देशों ने इसको मनाया। और 2009 में फिर उन्होंने ये डिस्कस किया कि भाई 2011 से 2020 का जो एक डिके है उसको भी एक कॉर्पोरेशन डिकेड के रूप में मनाया जाए। तो पूरे मध्य दुनिया में उन्होंने 2011 से लेकर के 2020 का जो समय था वो कॉर्पोरेशन डिकेड के रूप में मनाया और भारतवर्ष में भी इसको कॉर्पोरेशन को यहाँ पर मनाया गया और 2010 को कॉर्पोरेशन ईयर के रूप में मनाया गया और 2011 से 2020 का जो डिकेड था उसको कॉर्पोरेशन डिकेड के रूप में मनाया गया। लेकिन इंडिया में जो कॉर्पोरेशन का जो थीम था वो ज्यादा परवान नहीं चढ़ा। हालांकि इन्होंने अमेंडमेंट 97 के थ्रू दिसंबर 2011 में हमारे यहाँ ये कॉर्पोरेशन को फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट 97 के थ्रू डाल दिया और जो 12 जनवरी 2012 को उसको प्रेसिडेंट ने ओके किया और वो 2013 से लगभग वो चालू हुआ। तो इस तरह ये उसका एक संक्षिप्त इतिहास था और वही संक्षिप्त इतिहास आज तक हमारा चला आ रहा है। इसके बाद में कोई ज्यादा कॉर्पोरेशन में कोई भारी अमेंडमेंट या कोई भारी प्रगति भी नहीं हो पाई है, क्योंकि भारतवर्ष में जो सरकारें हैं वो उस विचारधारा की हैं कि जो कॉर्पोरेशन को लागू करना नहीं चाहती हैं और इसीलिए भारतवर्ष में कॉर्पोरेशन का जो इतिहास है ज्यादा उज्जवल नहीं रहा है। तो दोस्तों मैं अब डेफिनेशन को भी थोड़े आपके सामने बताए दे रहा हूं। सर्वप्रथम जो डेफिनेशन दी गई थी कॉर्पोरेशन की वो एच कॉलबर्ट ने दी और उन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन दी कि ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in which persons voluntarily associate together as human being on the basis of equality for the promotion of economic interests of themselves। यानी कॉर्पोरेशन एक ऐसा संघ है जिसमें स्वेच्छा से लोग अपने बीच में मानवीय आधार पर अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये एच कॉलबर्ट की परिभाषा थी। इसके बाद माइकल अर्गले ने 1991 में एक परिभाषा दी। उन्होंने दिया कॉर्पोरेशन मींस एक्टिंग टुगेदर इन ए कोऑर्डिनेटेड वे, लेजर और इन सोशल रिलेशनशिप इन परस्यूट ऑफ शेयर्ड गोल्स, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द जॉइंट एक्टिविटी और सिंपली फर्दरिंग द रिलेशनशिप। ये परिभाषा दी, इसको मैं हिंदी में डिफाइन कर रहा हूं। सहकार अर्थात साथ साथ कार्य करना, काम के समन्वित रास्ते के साथ खाली समय में या सामाजिक संबंधों में आम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना, संयुक्त क्रियाकलापों का आनंद प्राप्त करना या साधारणतः आपसी संबंधों का विकास करना है। इसके बाद प्रोफेसर पॉल लैम्बर्ट ने अपनी परिभाषा दी और उन्होंने उनको परिभाषा को मैं सीधा हिंदी में आपको बताए दे रहा हूं। एक ऐसा उपक्रम जो कुछ साथियों द्वारा
अपने बीच में लोकतांत्रिक नियमों को लागू कर अपना एवं अपने समाज के उत्थान करने के लिए बनाया जाता है। और 1995 में जो आईसीए ने डेफिनेशन दी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं एक धीमे धीमे करके आपको बताता हूं और उसका संधि विच्छेद करके भी बताऊंगा। आईसीए ने जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने 1995 में जो डेफिनेशन दी है, एक कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूनाइटेड वॉलंटियरली टू मीट देयर कॉमन economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise। अर्थात सहकारिता, संयुक्त स्वामित्व वाली और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों एवं आकांक्षाओं का मतलब प्रबल इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों का एक स्वायत्त समूह है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इससे बस सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि एक ये वॉलंटरली यूनाइटेड हुए लोगों का एक ऑटोनोमस बॉडी है जो डेमोक्रेटिकली पैटर्न पर और जॉइंटली ओन्ड तरीके से ये काम करती है। और किसके लिए काम करती है? इसमें एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। जो कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन पर्पज वो क्या होता है? इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स एंड एस्पायरेशंस, इनको पूरा करने के लिए हम ये एक बॉडी या एक स्वायत्त ये समूह बनाते हैं। तो इस तरह ये कल की मैंने आपके सामने थोड़ा सा नटशेल में रख दिया है ताकि कल से जो चीजें आपको जानने से छूट गई थी वो आपकी पूरी हो जाए। अब सहकारियों में आज के अपने टॉपिक पर आता हूं। जो मेरा आज का टॉपिक है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कॉर्पोरेशन को स्टेट एंड माइनॉरिटीज में किस तरह से उन्होंने कॉर्पोरेशन को आगे लाने की कोशिश की, वो मैं स्लो करके आपके सामने एक एक करके डिफाइन करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के जब चेयरमैन बन गए अगस्त 1946 में, तो ये 15 मार्च 1947 को 15 मार्च 1947 को उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मेमोरेंडम शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बिहाफ पर दिया। उस मेमोरेंडम में क्या था वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जो आगे चल करके स्टेट एंड माइनॉरिटीज के रूप में उनका एक लेख बना या उनका एक संविधान का अंग बना। तो उस स्टेट एंड माइनॉरिटीज में जो बाबा साहब उसमें डालना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या चीजें डालना चाहते थे वो मैं स्टेट एंड माइनॉरिटीज को एक एक करके आपके सामने रिफाइन करना चाहता हूं। वो ये कहना चाहते थे इसमें स्टेट एंड माइनॉरिटीज के माध्यम से कि जो हमारा जो 60 मिलियंस के करीब हमारे जो अछूत वर्ग के जो लोग थे, जिनके पास न कोई जमीन थी न कोई साधन थे और एक वो लेबर की तरह, एक कृषि मजदूर की तरह ही अपना सारा जीवन गुजारते थे, तो उनके भले को अपने दिमाग में रखते हुए वो क्या चाहते थे, वो क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे? वो चाहते थे कि कृषि जो है ना वो राज्य का उद्योग होना चाहिए। कृषि राज्य का उद्योग होगी, कृषि निम्न आधार पर काम करेगी। वो कौन कौन से आधार बनाए उन्होंने? राज्य भूमि को स्टैंडर्ड साइज में बांटकर प्राप्त करेगा एवं उसको ग्रामीणों को किराए पर देगा। देखिए, वो जो एग्रीकल्चर को क्या करना चाहते थे, एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह स्टेट गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते थे। और उसमें क्या करते कि जैसे
जमीन के या भूमि के एक स्टैंडर्ड साइज के प्लॉट बना करके, ये नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, एक बड़े बड़े अच्छे स्टैंडर्ड साइज के प्लॉटों में जिसमें अच्छी तरह एग्रीकल्चर को एकदम साइंटिफिक तरीके से किया जा सके, जिसमें ट्रैक्टर चलाया जा सके, अच्छी अच्छी मशीनरी का प्रयोग किया जा सके। छोटे छोटे प्लॉट्स में प्रयोग नहीं हो पाता है, इसीलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड साइज का, सरकार क्या करे, स्टैंडर्ड साइज में खेती को बांटे और उसमें उस खेती को गांव के लोगों को, जिस गांव में वो खेत आ रहे हैं उसके गांव के लोगों को वो किराए पर दे दे, वो कोऑपरेटिव मतलब बेस पर उन लोगों को किराए पर दे दे, एक सामूहिक खेती करें वो लोग। सामूहिक खेती से क्या होगा कि राज्य सरकार अपने दिशा निर्देशों में उन सामूहिक खेती को कराएगी। और वो कैसे कराएगी कि जो भूमि में जितनी भी लागत लगेगी वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट उसको अरेंज करेगी और उस लागत को, जो खाद, बीज, मशीनरी और भी जो सुविधा, जो पानी, बहुत सारी जो जरूरतें होती हैं उसके लिए, वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट अरेंज करेगी और वो लोग उसमें काम करेंगे, उनको एक किराए पर दे दी जाएगी कोऑपरेटिव ग्रुप्स में बना करके। और फिर बाद में क्या होगा, उससे जो प्रॉफिट आएगा उसमें से उसकी जो लागत है, जरूरी लागत है, जैसे खाद का पैसा है, बीज का पैसा है, पानी का पैसा है, ट्रैक्टर का चलाने का खर्चा है, या जो भी दवाई दारू का जिसमें जो भी डाली गई है पेस्टिसाइड्स वगैरह उनका खर्चा है, उन सबको कृषि की टोटल सामूहिक खेती में से जो भी प्रॉफिट होगा पहले उसमें से इन जरूरी खर्चों को निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो भी उसमें लाभ मिलेगा वो सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर में बांट दिया जाएगा। वो बराबर बराबर बांट दिया जाएगा जो लोग उस खेती को कर रहे होंगे या जो किराए पर लेकर के सामूहिक खेती में इन्वॉल्व होंगे। फिर आगे वो क्या कहते थे, ग्रामीणों की भूमि का जो वितरण है बिना किसी जाति एवं नस्लीय भेदभाव के किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये कास्ट को उसमें आड़े आ गई या कोई नस्ल आगे आ गया, कोई क्षेत्र आगे आ गया कि भाई हम उनके लोगों को ज्यादा देंगे, उनके कम देंगे, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बिना किसी कास्ट एंड क्रीड का भेदभाव किए हुए वो जमीन जो है सामूहिक तौर पर बांटी जाएगी बराबर बराबर और वो सारे लोग मिलकर के उसमें खेती करेंगे। ना उसमें कोई किराएदार होगा, ना कोई लैंडलॉर्ड होगा, ना कोई भूमिहीन मजदूर होगा, सारे के सारे उसमें काम करने वाले होंगे। इस तरह वो जो जमींदारी प्रथा और वो जो लैंडलॉर्ड का जो व्यवस्था थी उसको खत्म करने की जो विचारधारा थी वो हमारे बाबा साहब के दिल में थी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भूमि पर लगने वाला लगान, मालगुजारी या जो डिबेंचर होल्डर है उनका हित लाभ, उनका जो शेयर बनता है डिबेंचर्स के ऊपर जो ब्याज वगैरह है, ट्रैक्टर आदि का खर्चा लाभ में से काटकर सरकार द्वारा पहले ही दे दिया जाएगा। जो निर्देशों का पालन नहीं करेगा उस किराएदार के लिए दंड की व्यवस्था होगी और समस्त कानूनी बाध्यताएं राज्य पूरी करेगा। ये नहीं है कि वो जो कागजी कार्रवाई में उन लोगों को परेशान होना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट सारी फॉर्मेलिटीज अपनी जितनी भी कानूनी वो पेचीदगियां हैं वो सारे के सारे अपनी पूरी करेगी, लेकिन ये लोग केवल कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे और उस कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो प्रॉफिट आएगा उसमें आवश्यक खर्चे काट करके जो आएगा उन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। कितनी बढ़िया विचारधारा थी। ये व्यवस्था, उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र, यथाशीघ्र लागू हो जाएगी या ज्यादा से ज्यादा संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर भीतर ये पूरे भारतवर्ष में लागू कर दी जाएगी। उनका उद्देश्य क्या था इसके पीछे? इससे क्या है, उच्चतम उत्पादन होगा, निजीकरण पर रोक लगेगी, निजी उद्योगीकरण पर रोक लगेगी और संपत्ति के समान वितरण के लिए इसमें राज्य जो है ना व्यवस्था कर पाएगा, यानी संपत्ति का समान बंटवारा हो सकेगा। और इसको क्योंकि वो बंटवारा कैसे समान हो पाएगा, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेकर के वो खेती कराएगी और सारे खर्चे उसमें से काट के बाकी प्रॉफिट को उनमें बराबर बराबर बांट देगी।
तो इस तरह उसमें ना कोई भी इस तरह का कोई लैंडलॉर्ड नहीं पनपेगा, कोई जमींदारी प्रथा की जरूरत ही ना पड़ेगी, कोई मजदूर और किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, इस तरह का कोई भावना ही पैदा नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि कृषि भी उद्योगों की तरह इसमें लागत लगती है, इसीलिए इसमें जो इसकी लागत की पूर्ति है ना वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इससे क्या होगा कि राजकीय जो समाजवाद जो है ना मजबूत होगा और निजीकरण को ब्रेक लगेगा, तथा संपत्ति की जो असमानता है, संपत्ति का असमान वितरण है, या जो नेचुरल रिसोर्सेज पे जो लोग अनावश्यक कब्जा करके संपत्ति का जो असमान वितरण है उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, क्योंकि यूरोप में ऐसा हुआ था कि वहां पर लोगों ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े, उससे क्या हुआ, धीमे धीमे पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, जिससे हमारी कॉर्पोरेशन का ह्रास हुआ। तो बाबा साहब जो है ना 60 मिलियन जो पीपल हमारे अछूत वर्ग के थे, जो एक तरह से कृषि लेबर में आते थे, कृषि मजदूर में आते थे, उन सबको उन्होंने कहा कि इनका भला चकबंदी या किराया कानून से नहीं होगा, इन लोगों का भला केवल और केवल सामूहिक खेती से होगा, ये सामूहिक खेती ही इनकी समस्या का हल है। तो ये देखिए, ये ओवरऑल जो हमारी व्यवस्थाएं थी, ये सारी की सारी हमारे उस स्टेट एंड माइनॉरिटीज के अंतर्गत थी, जिसको उस समय पर BN राव या इस मंत्रिमंडल के बाकी लोगों ने ज्यादा जोर तवज्जो नहीं देने दी, और वो एकदम उस बात को वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए उस चीज को। ये बहुत बड़ा मलाल हमारे बाबा साहब के दिल में रह गया कि वो कॉर्पोरेट जो फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग का जो विचारधारा थी, जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज में वो लाना चाहते थे, वो इसमें नहीं ला पाए। तो दोस्तों, अब मैं इस स्टेट एंड माइनॉरिटीज के बाद में अभी अपने सेकंड चैप्टर पे आता हूं, जिसमें है कि बाबा साहब ने कोशिश की थी, जब उनको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कुछ मदद करने का, सहयोग करने का मतलब टाइम मिला, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर थे, वो लॉ से संबंधित अपना मंत्रालय देखते थे, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, वो ये जानते थे, बाबा साहब की योग्यता से परिचित थे, तो बाबा साहब से उन्होंने बहुत सारी उसको फर्स्ट फाइनेंशियल जो प्लान था, 5 ईयर प्लान, उसको बनाने में बहुत सारी मदद ली, उनका सहयोग लिया। और उस सहयोग को मैं अभी, उन्होंने जब उसको 39 चैप्टर्स में उस पूरी उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लिखे गए हैं, उन 39 चैप्टर्स में चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10 वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड है। मैं कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा संक्षेप रूप में मैं आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान के चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 10 को आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफ करूं, क्योंकि जब आपको ये पता लगेगा कि बाबा साहब ने चैप्टर 5 और 6 और 10 में कॉर्पोरेशन का किस तरह समावेश किया, तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि कॉर्पोरेशन वाज द बेस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और दैट वाज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहब उसके इनिशिएटर हैं कि वो कॉर्पोरेशन को लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कॉर्पोरेशन को समाहित करने की पूर्ण रूप से कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद हमारे भारतवर्ष में से मनुवादी सरकारों ने उस कॉर्पोरेट के जो सिद्धांत था या कॉर्पोरेशन की जो भावना थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद कॉर्पोरेशन बिल्कुल नदारद हो गई। तो दोस्तों, अब मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के चैप्टर 5 का एक सारांश आपके सामने देना चाहता हूं। प्लीज उसको थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कितनी आवश्यक बातें बाबा साहब ने रखी थी। वो कहते हैं चैप्टर 5 में कि सामाजिक एवं आर्थिक नीति के लक्ष्य संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में दिए गए हैं। ये उन्होंने उसमें कहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना केंद्र एवं राज्य सरकारों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता
एवं जरूरत के प्रथम प्रयास को दर्शाती है, क्योंकि पहला 5 ईयर प्लान था हमारे भारत देश के स्वतंत्र भारत के लिए। वो लोग उसमें पूर्ण रूपेण चाहते थे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत अच्छी तरह बने और हमारे जो संसाधन है और जो हमारी आमदनी जो होने वाली है उसमें एक बढ़िया सा सामंजस्य बैठे और उसमें किस तरह से मतलब ऐसा बने कि मैक्सिमम पब्लिक का कल्याण हो सके। तो वो आगे लिखते हैं कि सार्वजनिक विकास का चरण प्रशासन के गुण एवं दक्षता पर निर्भर करता है। उसमें वे सरकार का कितना आह्वान करते हैं, यानी वो सरकार से कह रहे हैं कि सरकार उसमें कॉर्पोरेशन का कितना आह्वान करती है, उस प्लान की सफलता उस कॉर्पोरेशन के पार्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा कॉर्पोरेशन होगा उतना ज्यादा वो 5 ईयर जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। वो आगे कहते हैं कि नेता, संगठन एवं सहकार का आपसी तालमेल राजनीतिक नेतृत्व जो सरकार बनाता है एवं सार्वजनिक प्रशासन की सफलता पर निर्भर करता है। देखिए वो कहते हैं क्या, एक तो जो पार्टी होती है गवर्नमेंट जो चलाती है, एक तो वो पार्टी होती है और एक उसके पास में एक सार्वजनिक प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसके थ्रू सरकार जो कहती है वो उस प्रशासन के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करती है। तो वो कहती है कि अगर जो पार्टी जो सरकार चला रही है सरकार और जो सार्वजनिक जो हमारे जो प्रशासन है उन दोनों के भीतर बीच में अगर बेहतर तालमेल है, बेहतर कॉपरेशन है, तो वो जो योजना है पब्लिक के हित के लिए बहुत अच्छी साबित हो पाएगी। और ये सब डिपेंड करता है कॉपरेशन की कंट्रीब्यूशन के ऊपर कि जितना ज्यादा कॉपरेशन उतनी सरकार की सफलता ज्यादा। सरकार का हर समय प्रयत्न रहता है कि वह लोगों की जरूरतों का ख्याल रखे और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास कार्यक्रमों द्वारा उनको सहयोग सुनिश्चित करे। भाई गवर्नमेंट पब्लिक को क्या कॉपरेशन देती है, जो जो गवर्नमेंट जो अपनी योजनाएं बना रही है, वो जो आर्थिक विकास की योजनाएं जो बना रही है वो उनमें पब्लिक को सहयोग करे, यही तो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। हमारे लिए क्या कॉपरेशन करती है कि हमारे लिए जो आर्थिक विकास के जो संसाधन जुटा रही है या जो हमारे लिए हमारा आर्थिक विकास कर रही है उसके रूप में वो हमें सहयोग कर रही है, कॉपरेट कर रही है वो हमें। आगे वो लिखते हैं कि विकास कार्यों की निष्पादन एवं पुनर्निर्माण के लिए पूरे देश में सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव एफर्ट्स चाहिए, एक कंबाइंड एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए। वो किसके? सरकार के और पब्लिक के, मतलब जो सार्वजनिक जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका दोनों का एक कंबाइंड एफर्ट्स है। इनमें सामूहिक प्रयासों की जरूरत है ताकि सरकार द्वारा जनता को बेहतर दिया जा सके। यानी जनता को अच्छे से अच्छा देने के लिए हर जगह वो कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार ठहरा रहे कि कॉर्पोरेशन जितनी ज्यादा अच्छी होगी हम पब्लिक के लिए उतना अच्छा कर पाएंगे। मुख्य समस्या कार्य संपादन में सुधार को मजबूत बनाने की है और ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो सरकारी कार्य संपादन में सुधार या उच्च दर्जे की लोगों में जो है ना सत्यनिष्ठा आनी चाहिए। अब हम बार बार अपने बाबा साहब के लिए कहते हैं कि बाबा साहब इतनी जोर से दहाड़ते थे पार्लियामेंट में कि कोई आदमी उनका सामना नहीं कर पाता था जब वो आर्गुमेंट करते थे। तो वो क्या था? वो ही सत्यनिष्ठा थी। उनके अंदर इतना ज्यादा सत्यनिष्ठा थी कि उनके सत्य के सामने लोगों का ऊटपटांग आर्गुमेंट भी धराशायी हो जाते थे। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में सत्य निष्ठा को बहुत ज्यादा बल देते थे और वो कहते थे कि सरकारी कार्य संपादन में उच्च दर्जे की सत्यनिष्ठा एवं कैपेसिटी टू वर्क, यानी दक्षता जिसको कहते हैं, वो अगर है तो आर्थिक सुधार आराम से किए जा सकते हैं और उनसे जनता का भला हो सकता है। और दूसरा वो कहते थे कि अगर ग्रामीण सुधार करने, ग्रामीण एरिया में सुधार करना है तो क्या करना है कि डिस्ट्रिक्ट जो कोऑपरेटिव बॉडी है वो और ग्रामीण लोगों के मेल से
एक दूसरे में सहकार से ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। प्रशासन में सुधार के बिना लोगों की भागीदारी यानी कॉपरेशन संभव नहीं है। सहकारिता प्रथम पंचवर्षीय योजना का सार है। सरकार सहकार स्थापित एवं उसे व्यवहार में लाए बिना विकास कार्यों की सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। मतलब इतना बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब तक कॉपरेशन नहीं इंप्लीमेंट होगा, जब तक हम कोई भी आर्थिक सुधार को महत्वपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। ये था चैप्टर 5 का आपका सारांश। अभी मैं देखिए चैप्टर 6 पे आ रहा हूं। चैप्टर 6 में इससे आगे बढ़ करके वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सार्वजनिक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, कार्यकुशलता और मितव्यता, मितव्यता माने कम खर्च करना, फालतू खर्चों को रोकना, केवल जरूरी खर्च, एक उत्पादन मतलब एक विकास कार्यों में खर्च करना, फालतू कार्यों में, गैर विकास वाले कार्यों में फालतू खर्च न करना, इसे मितव्यता कहते थे। तो वो कहते हैं कि सार्वजनिक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, कार्यकुशलता, मितव्यता एवं जन सहयोग प्रमुख उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य परस्पर सहयोग एवं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, डिपेंडेबल एक दूसरा। कि अगर सरकार अच्छा करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं करेगा तो भी कामयाब नहीं होंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना चाहता है, सरकार नहीं चाहती तो भी कामयाब नहीं होंगे। उन दोनों के बीच में बहुत परस्पर सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे में कॉपरेशन उत्तम दर्जे की होनी चाहिए, तभी हमारा ये काम जो है ना, विकास कार्य जो है ना, सफल हो पाएंगे। सहकारिता एवं ख्याति उसकी प्रशासनिक सत्यनिष्ठा एवं श्रेष्ठ कार्य संपादन से जुड़ी होती है। अब वो जो इंटीग्रिटी है, जिसको सत्यनिष्ठा कहते हैं, इसको वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो सत्यनिष्ठा को समझने के लिए आपको भ्रष्टाचार को समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार क्या है। ये एक पब्लिक के साथ धोखाधड़ी है, ये धोखेबाजी है। भ्रष्टाचार से क्या होता है, प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती है, खोखली हो जाती है और जनता का विश्वास खो देती है। इसलिए हम इस पर गहन दृष्टि रखनी चाहिए। प्रशासन में भ्रष्टाचार का खोजना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर सहकारी नीतियों में अस्पष्टता और लगातार परिवर्तन करते रहते हैं तो उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। लेकिन अगर सरकारी नीतियों में सुस्पष्टता आए और उसमें रिपीटेशन ना हो तो क्या होता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो सहकार के माध्यम से इस बुराई को दूर किया जा सकता है। सत्यनिष्ठा भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त कर देती है। ये आप देखिए, और ये सब किससे होता है कि कॉपरेशन से होता है। और इसी में वो 6 चैप्टर में वो आगे कहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वो बताते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर हमें बनानी है तो कॉपरेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो यहां आगे बताते हैं कि श्रेष्ठ कार्यकुशलता अपने आप में एक नियामत है। श्रेष्ठ कार्यकुशल व्यक्ति ही अच्छे सहकार होते हैं, यानी जो इंटीग्रिटी जिन लोगों की अच्छी होती है, जिनकी कैपेसिटी टू वर्क अच्छी होती है, जो ऑनेस्ट, डिसइंटरेस्ट और इंडिपेंडेंट होते हैं, वो लोग क्या है, वो बहुत अच्छे सहकार भी होते हैं। और ये सर्वमान्य सत्य है। ये बाबा साहब लिखते हैं कि देखिए ये सर्वमान्य सत्य है कि जो लोग जितने ज्यादा जिसे श्रेष्ठ कार्य करने में कुशल होंगे या निष्ठावान होंगे, सत्यनिष्ठ होंगे, वो लोग उतने बढ़िया सहकार भी होंगे। और जितने अच्छे वो सहकार होंगे उतने अच्छे वो कार्य को अपने को अंजाम दे पाएंगे। और आगे वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था एवं वित्त नियंत्रण में सहकार जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहते हैं कि आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक खर्च में अनिवार्य एवं गैर प्रमाणिक खर्च न के बराबर होने चाहिए। अर्थात संसाधनों के दोहन में धन की बर्बादी शून्य के बराबर होनी चाहिए और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग न के बराबर होगा तो हमें वांछित परिणाम मिलेंगे। इस सब के लिए हर स्तर पर
सघन सहकार जरूरी है। आपस में कॉपरेशन, डीप कॉपरेशन जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। किसमें? स्टेट की जो चला रही है सरकार, गवर्नमेंट की वो, और उसमें जो सार्वजनिक जो व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों के बीच में बहुत बढ़िया सहकार होना चाहिए। तभी हमारी जो वित्तीय वित्तीय एवं साथ जो योजनाएं वो हमारी कारगर हो सकती हैं। वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सघन सहकार इसलिए भी आवश्यक है ताकि परेशानियों का खात्मा शीघ्र हो सके। उसमें क्या है कि मान लो एडमिनिस्ट्रेशन किसी फाइल को दबाए बैठा है, गवर्नमेंट किसी फाइल को आगे भेज रही है, एडमिनिस्ट्रेशन उसे दबा के बैठ गया, कॉपरेशन नहीं है एक दूसरे में, तो हमारा योजनाओं को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। अगर उनमें सहकार है तो इमीडिएट हमारी बात आमने एक दूसरे में, हम दोनों में सामंजस्य है, तो फटाफट चीजें आगे बढ़ती हैं और कार्यों को एकदम कार्यकुशलता से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो आगे लिखते हैं कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों का निपटारा भी सहकारिता के आधार पर होना चाहिए। स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पैसे का जो निपटारा होता है ना, टैक्सेस जो लगते हैं, कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन वसूल कौन? पैसा कहां जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, उनका पैसा भी दोनों में बंटता है या कुछ नहीं बंटता, इस तरह की आपस में उनकी व्यवस्थाएं। तो वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर कॉपरेशन बढ़िया है और इन दोनों में सामंजस्य है, तो इनके जो वित्तीय संसाधन है वो भी आपस में बांटने में कोई परेशानी नहीं आती और जनता को ज्यादा से ज्यादा उसका बेहतर रिजल्ट मिल पाता है। वो कहते हैं राज्यों में सत्यनिष्ठा एवं कुशल प्रशासन राज्य की आर्थिक उन्नति एवं छवि को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यवस्थित आर्थिक विकास को सार्वजनिक सहकारी उपक्रमों के माध्यम से मजबूती प्रदान की जा सकती है। देखिए वो यहां पर क्लियर कट लिखते हैं कि जिन्हें अंडर, जिनको कहते हैं ना सहकारी उपक्रम, इनको इंग्लिश में वो कहते हैं ना, जो अंडरटेकिंग्स, जो जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, बड़े बड़े नव जिनको रतन कंपनियां कहते हैं, जितनी भी ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स कंपनियां हैं, इसके माध्यम से वो कहते हैं कि देश का विकास अच्छा हो सकता है। और ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, ये सारी की सारी कॉपरेटिव बेस्ड है, सारी की सारी कॉपरेशन के आधार पर इसमें काम होता है, इसीलिए इससे हमारे देश की तरक्की अच्छी हो रही थी। वो कहते हैं कि सार्वजनिक उद्योगों के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार को एक बोर्ड का गठन करना चाहिए, जिसमें सरकार उद्योगपति एवं कामगारों के प्रतिनिधियों को समान रूप से सहभागी बनाए और सहकार सार्वजनिक उपक्रमों की सफलता के लिए अति आवश्यक है। यानी कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उनकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अगर कॉर्पोरेशन नहीं है तो हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी या सहकारी उपक्रम भी सफल नहीं हो सकते हैं। ये हमारे 6 चैप्टर का सारांश था। अब दोस्तों मैं अपने लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहा हूं, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान का 10th चैप्टर है। अब उसमें पूरा का पूरा ये कॉर्पोरेशन को ही डिफाइन करता है, वो सारा का सारा। वो कहते हैं सहकारिता आंदोलन का विकास, वो उसमें बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमें इस सहकारी आंदोलन का और विकास करना चाहिए, सहकारिता की भावना को, और क्योंकि पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर चुका है, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर चुका है कि गरीब एवं असहाय लोगों के उत्थान के लिए सहकार ही बेहतर उपाय है। लोकतांत्रिक जीवन पद्धति में सर्वप्रथम लोगों में स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करना जरूरी है। सहकारी समितियों के माध्यम से लोग न केवल अपने ज्ञान एवं तजुर्बे से एक दूसरे की मदद करते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में भी सफल होते हैं। और वो जब अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल होते हैं तो वो बेहतर नागरिक होने का प्रमाण देते हैं। यानी कॉर्पोरेशन जो है बेहतर नागरिक बनाने का भी एक जरिया है।
इसी क्रम में वो आगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बनाने पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट 1904 जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसको 1912 में थोड़ा अमेंडमेंट करके लगाया था, वो कहता है ये हमारे सहकारी आंदोलन की और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये बहुत बढ़िया एक्ट है। इससे हमें सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए। सहकारी समितियों का प्रावधान जो इस एक्ट में किया गया है वो एक महत्वपूर्ण कदम है। एक एकल व्यक्तिवाद से बचाव के लिए, यानी जो एक जिसको हम एकल व्यक्तिवाद का मतलब है जिसको डोमिनेंसी कहते हैं या डोमिनेटर कहते हैं, जैसे हिटलर था, जैसे आजकल मोदी जी हमारे यहाँ एकल व्यक्तिवाद, ये अमित शाह है, ये अडानी अंबानी का नाम सुन रहे हैं, ये सब क्या है? एकल व्यक्तिवाद है या एक मतलब पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाले ये लोग बन रहे हैं। तो इसके बचाव के लिए सामूहिक व्यक्तिवाद यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता की भावना का जन्म महत्वपूर्ण है। अगर हमें व्यक्तिवाद से बचना है तो हमें मानववाद पे आना पड़ेगा, यानी इंडिविजुअलिज्म से होकर के ह्यूमनिज्म पे लाना पड़ेगा। इसीलिए तो हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि अंबेडकर इज अनदर नेम ऑफ ह्यूमनिज्म। मानववाद का दूसरा नाम ही अंबेडकरवाद है, क्योंकि अंबेडकर जी यहाँ पर जो अपनी मानववाद की सारी परिकल्पनाओं को इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे। इसके 10वें चैप्टर के लास्ट में उन्होंने देखिए वो पंचायतों के और कोऑपरेटिव बॉडीज के बारे में बताया है कि सहकारी संस्थाएं और पंचायतें, ये इसके माध्यम से हम अपने देश का अच्छा विकास कर सकते हैं। वो दोनों में अंतर भी बताते हैं कि सहकारी संस्थाएं जो है कोऑपरेटिव बॉडीज है और पंचायतों में क्या फर्क है। वो कहते हैं कि पंचायत भी एक सहकारी समूह का ही रूप है। फर्क केवल इतना है कि कोऑपरेटिव जो बॉडीज हैं उसमें इलेक्शन एक सर्टेन टाइम के पास नहीं होता, जैसे कि जिन पंचायतों में होता है। पंचायतें 5 साल के लिए या 6 साल के लिए या 2 साल के लिए, जब भी सरकार जो भी नीति बनाती है उसके लिए इनका चयन होता है, और जब वो समय खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसके अधिकार डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव बॉडीज के अधिकार डिजॉल्व नहीं होते। और वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना करके हम जनता को बेहतर दे सकते हैं, और ये जो पंचायतें हैं वो भी एक कोऑपरेटिव बेस पर काम करती हैं। इसीलिए अगर हमें अपने ग्रामीण विकास को ज्यादा तवज्जो देनी है तो हमें पंचायतों को और कोऑपरेटिव संस्थाओं को ज्यादा जोर देना पड़ेगा। ये हमारे 10th चैप्टर का एक उसका सार है। तो दोस्तों, मैं इस तरह आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान के चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 10 को संक्षेप में बताने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी अगर कोई आपको कहीं कोई शंका है तो आप समाधान के लिए अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।